हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हम संविधान के भाग और संविधान के प्रमुख अनुच्छेदों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम अनुसूचियों से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न आपका है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां हैं। ऑप्शंस क्या दिया है? 12, 8, 16, 10। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वो अनुसूचियां 12 हैं। इसके बारे में ध्यान देना है आपको कि मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संविधान संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल किया गया था। अगर पूछा जाए मूलतः कितनी अनुसूचियां थी तो 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में कितनी हैं? 12 हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में ऑप्शंस दिया है 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, 11 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। ये गलत है, 20 भाग नहीं, क्योंकि 22 भाग हैं। अगला है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। 390 नहीं, जब शुरू हुआ था संविधान तो 395 थे, वर्तमान में ये बढ़ के 411 हो गए हैं। अगला है भारतीय संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। फिर ये तो सही है। हमसे पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो सही केवल 3 है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? ऑप्शंस क्या है? पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो राज्यों के नामों की सूची और उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा कौन देती है? वो देती है पहली अनुसूची। आइए देखते हैं बाकी सारी अनुसूचियों के बारे में। पहली अनुसूची क्या है? राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा। दूसरी अनुसूची क्या है? संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध। तीसरी अनुसूची क्या है? शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची क्या है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो आपको ये चारों अनुसूचियां ध्यान रखनी है, क्योंकि इससे आगे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं। अगला है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ऑप्शंस क्या है? पहली, तीसरी, दूसरी, चौथी। तो किसको अवश्य रूप से संशोधित किया जाना चाहिए? पहली। पहली को संशोधित क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि आप देखिए कि पहली में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा है। ठीक है। छठवां प्रश्न है भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है। ऑप्शंस क्या दिया है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, राजनीतिक दल बदल को, पंचायत व्यवस्था को, भाषाओं को। किसके बारे में पूछ रहा? चौथी अनुसूची के बारे में पूछ रहा। तो चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्न में से क्या उपबंधित है? इसमें पहला स्टेटमेंट है संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रावधान या प्रारूप। दूसरा है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा है भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप। चौथा है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। हमसे पूछ क्या रहा है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें देखिए संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप तो है, ये सही है। दूसरा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है, ये भी सही। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप ये नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 60 में है। आगे है संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, ये भी है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 4, मतलब सी। यहाँ वही मैं बताया आपको कि भारत के संविधान द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है, ना कि तृतीय अनुसूची में। तो अनुच्छेद 60 ध्यान रखना है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक साइड अनुसूची दिया है, दूसरे साइड विषय दिया है। इसमें तृतीय अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, सातवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची। सबसे पहले आपको जानना है आठवीं अनुसूची में क्या है। आठवीं अनुसूची में है भाषाएं। सातवीं अनुसूची में क्या है? संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची की बात होती है। तृतीय अनुसूची में क्या है? यह है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चौथी में क्या है? राज्य विधान परिषदों या विधानसभा, नहीं, राज्य विधान परिषदों नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ होगा राज्यसभा। चतुर्थ में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, 2, 1, 4, 3। नोट, इस प्रश्न में सूची 2 के प्रथम विषय में अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट था, जबकि हिंदी में राज्य विधान परिषदों था, जो कि गलत है। जो मैं अभी आपको बताया, यहाँ राज्य विधान परिषदों नहीं होगा, यहाँ राज्यसभा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है?
पहला दिया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची, ये तो सही सुमेलित है। दूसरा है शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची, ये भी सही है। चौथा है तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन छठवीं अनुसूची, ये गलत है। ये किसमें है अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन? ये पांचवी में है। आगे है संघ सूची सातवीं अनुसूची, ये सही है। अब इसकी डिटेलिंग कर लेते, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। इसकी डिटेलिंग करते हैं। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान पांचवी अनुसूची में है, ना कि छठी अनुसूची में। ठीक है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, ना कि सामान्य अनुसूचित क्षेत्रों से। तो देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है? अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ये सामान्य है। लेकिन छठवीं अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित बातें हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 संविधान की अनुसूची है, विषय है। चतुर्थ में क्या है? राज्यसभा की बात है, इसमें सीटों का आवंटन। षष्टम में क्या है? जनजातीय क्षेत्र है। अष्टम में भाषा है। नवम में भूमि सुधार है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 4 2 1। फिर हमको सुमेलित करना सूची 1 सूची 2 सातवीं अनुसूची क्या है? विधायी शक्तियों का वितरण। आठवीं अनुसूची भाषाएं। नवीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची दल बदल के आधार पर निरहरता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी 3 1 4 2। अगला प्रश्न है अनुसूची और विषय, इसको भी मिलान करना हमको। सातवीं अनुसूची में क्या है? संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां। आठवीं अनुसूची में भाषा है। नवीं में क्या है? कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। 10वीं में क्या है? दल बदल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी 3 1 4 2। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची या विषय सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के रूप में सही है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरहरता, ये भी सही है। 8वीं अनुसूची भाषाएं हैं, ये भी सही है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये गलत है। आपको ध्यान देना है कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची में है। किसमें है? चौथी अनुसूची में। और 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में कुछ विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधिमान्यकरण। 14वां प्रश्न है भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? ऑप्शंस क्या दिया? तीसरी अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। तो किसी अनुसूची के अधीन, किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है? तो वो कौन सी अनुसूची है? 5वीं अनुसूची है। आइए इसकी डिटेलिंग कर लेते हैं। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के वाद में निर्णय देते हुए कहा कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिए जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत एवं शून्य घोषित किया जा सकता है। तो कब ये डिसीजन आया है? 1997 में आया है। मामला क्या था? समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य। और कहा क्या है न्यायालय ने? कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची का उल्लंघन है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किस अनुसूची की बात कर रहे हैं? ये 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 15वां प्रश्न है यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक इसके परिणाम को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शंस क्या दिया है? इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। दूसरा है इससे उस क्षेत्र में एक स्थानीय स्वशासी निकाय का सृजन होगा। तीसरा है इससे वह क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र में बदल जाएगा। चौथा है जिस राज्य के पास ऐसे क्षेत्र होंगे उसे विशेष कोटि का राज्य घोषित किया जाएगा। ये तीनों लास्ट वाले गलत हैं। पहला इसका सही है कि इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ये किस अनुसूची की बात है? ये 5वीं अनुसूची की बात है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि संविधान की 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न, मतलब असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़ के, इन चार राज्यों को छोड़ के भारत के राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किए गए हैं। इसके पैरा 6 के तहत किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो मतलब अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित कर सकता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा कि राष्ट्रपति ही घोषित कर सकते हैं। ठीक है, कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति।
आगे है, साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है, मतलब घोषित भी कर सकता है राष्ट्रपति और समाप्त भी कर सकता है राष्ट्रपति, या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। मतलब या तो घोषित कर सकता है या फिर समाप्त भी कर सकता है या सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। तीनों शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। वह किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करके उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्र की सीमा को बढ़ा भी सकता है। पांचवी अनुसूची देखिएगा, किससे परामर्श करेगा? ये राज्यपाल से परामर्श करेगा और बढ़ा देगा। पांचवी अनुसूची के पैरा 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य के राज्यपालों को विशेष शक्ति प्रदान की गई। इसके तहत उसे विनियम द्वारा ऐसे क्षेत्रों की अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनसे उनमें भूमि के अंतरण का प्रतिषेध या निर्बंधन कर सकने और ऐसे क्षेत्र की जनजातियों को भूमि के आवंटन का विनियमन कर सकने की शक्ति प्राप्त है। अतः यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र को भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची के अधीन लाया जाए तो इससे जनजातीय लोगों की जमीनें गैर जनजातीय लोगों को अंतरित करने पर रोक लगेगी। ये सही बात है, इसको ध्यान रखिएगा पूरा अनुसूची 5, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्रश्न आते भी हैं इससे। आगे है, 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? ऑप्शंस क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, भाषाई अल्पसंख्यक। तो 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये संबंधित है अनुसूचित जनजातियों से। अगला है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ऑप्शंस क्या है? तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं। तो किसमें प्रबंधन ये है या उपबंध है? ये 5वीं में है। देखिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में। 6ठी अनुसूची में किसका किसका उल्लेख है? असम का है, मेघालय का है, त्रिपुरा का है, मिजोरम का है। ठीक, आगे ध्यान दीजिएगा कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ऑप्शंस क्या है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों की बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों को निर्धारण के लिए, सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। तो 5वीं और 6ठी अनुसूची के उपबंध किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? अभी मैं आपको बता रहा कि किससे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से संबंधित है। ये चारों राज्य आप याद कर लीजिए, इसके अलावा कोई भी आए तो तुरंत एलिमिनेट कर लीजिएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगला प्रश्न है, संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? यह पूछ रहा कि संविधान की 6वीं अनुसूची किस राज्य में नहीं लागू है। अभी मैं बताया, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय में ये लागू होती है, जबकि मणिपुर में ये लागू नहीं होती है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची निम्नलिखित किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? किनसे संबंधित है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसमें असम होता तो चारों राज्य हो जाते। अगला है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शंस क्या? त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, उपरोक्त सभी। तो किस में लागू होते हैं? त्रिपुरा में लागू होते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है, भारत का राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित कर सकता है। अभी देख के आ रहे हैं, ये सही है। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। ये भी सही। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमसे सही पूछा भी है, 1 और 2 दोनों। पढ़ लेते हैं, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग में प्रावधान है कि राष्ट्रपति अनुसूचित क्षेत्रों को अधिसूचित करता है। साथ ही राष्ट्रपति किसी अनुसूचित क्षेत्र का दर्जा समाप्त भी कर सकता है। उल्लेखनीय है कि इस ही अनुसूची के भाग ख के तहत अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों को जनजातीय सलाहकार परिषद का गठन करना होता है। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है। दूसरा है, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला होती है और सबसे छोटी ब्लॉक में गांवों का समूह होती है। तीसरा है, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, ये गलत है। संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित है कि वह राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। इसमें हमसे पूछा कितने कथन सही हैं, तो केवल 2 कथन सही हैं। आइए देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के भाग ग के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। इस भाग के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिन्हें
आदेश द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित करें। तो अनुसूचित क्षेत्र कौन घोषित करेगा? राष्ट्रपति घोषित करेगा। पहला सही है। दूसरा है अनुसूचित क्षेत्रों के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला होती है और सबसे छोटी इकाई ब्लॉक में गाँव का समूह होता है। ये भी सही है। तीसरा है अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में संबंधित राज्य का राज्यपाल, देखिए वहाँ मुख्यमंत्री दिया जबकि ये होगा राज्यपाल। संबंधित राज्य का राज्यपाल उत्तरदायी होता है ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रतिवर्ष या जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार की अपेक्षा करे वह राष्ट्रपति को अपना प्रतिवेदन देगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के संदर्भ में यदि 5वीं अनुसूची के अधीन किसी राज्य क्षेत्र में कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है तो क्या होगा? मतलब अगर 5वीं अनुसूची के तहत किसी को अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाता है राज्य के कोई क्षेत्र को, तो होता क्या वहाँ पे? पहला है, ऐसे क्षेत्रों में राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति खो देती है और एक स्थानीय निकाय पूर्ण प्रशासन ग्रहण कर लेता है। ये तो गलत बात है। दूसरा है, संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में राज्यपाल की सिफारिश पर ऐसे क्षेत्रों के पूर्ण प्रशासन को अपने हाथ में ले सकती है। तो ये भी गलत बात है। तो इसका सही आंसर हमसे पूछा है, इसका कोई भी सही नहीं, ना तो 1 ना तो 2। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा 2 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस अनुसूची के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत रहती है। किसी क्षेत्र को 5वीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर देने से राज्य सरकार अपनी कार्यपालिका शक्ति नहीं खोती, वह वहां भी कार्यपालिका के रूप में बनी रहती, जो मैं अभी बताया आपको। आगे 5वीं अनुसूची के पैरा 3 के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों वाले प्रत्येक राज्य का राज्यपाल प्रतिवर्ष जब भी राष्ट्रपति इस प्रकार अपेक्षा करे उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य को उक्त क्षेत्र के प्रशासन के बारे में निर्देश देने तक होगा। ना तो 5वीं अनुसूची और ना ही छठी, ना ही अनुच्छेद 339 में है क्या? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण है में ऐसा प्रावधान है, मतलब कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि राज्यपाल की सिफारिश पर संघ की सरकार कतिपय परिस्थितियों में अनुसूचित क्षेत्रों का संपूर्ण प्रशासन अपने हाथ में ले सकती है। तो मतलब इसका दोनों भी कथन सही नहीं था। अगला प्रश्न है, स्वायत्त जिलों के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? पहला है, इसमें प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, ये सही है। दूसरा है, स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते हैं, शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं, ये गलत है। अगला है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है, ये सही है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कौन से सही है? तो सही कौन है? 1 और 3। इसके बारे में देख लेते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची अनुच्छेद 244(2) के तहत 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इस अनुसूची के पैरा 1 के तहत इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिलों का प्रावधान किया गया है। राज्य को स्वायत्त जिलों को व्यवस्थित और पुनर्गठित करने का अधिकार है। पैरा 2 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक स्वायत्त जिला के लिए एक जिला परिषद होगी जो 30 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिसमें से 4 से अधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। आगे है, इस अनुसूची के पैरा 12 के तहत असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। यहाँ ध्यान दीजिएगा राज्यपाल शब्द पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? इसमें क्या है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। तो कौन कौन मतलब इस पे प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? सभी डालते हैं, 1 2 3 4 5। पढ़ लेते हैं। नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों को क्रमशः अनुच्छेद 243(6) तथा 243 प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निदेशक तत्व बच्चों की शैशव पूर्व देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया, जिनमें शिक्षा के प्रबंधन की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। 6वीं एवं 7वीं अनुसूची में भी शिक्षा के संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि 5वीं अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी इस पे प्रभाव डालते हैं। आगे, भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में 3 विधायी सूचियों का प्रावधान किसमें है? 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में, उपयुक्त में से कोई नहीं। किसमें है? 7वीं में है। क्या क्या है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है। इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।
संघ सूची में कुल 97 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 का उल्लेख है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। दूसरा है कि राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। आगे समवर्ती सूची में कुल 47 विषय, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। आपको इतनी चीजें ध्यान रखनी, इसमें मिलान करना है। संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 47 विषय, समवर्ती सूची 66 विषय। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, A, C, B। संघ सूची 97 विषय, राज्य सूची 66, समवर्ती सूची 47। आगे भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, किसका विषय है, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, संघ सूची में, किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो आर्थिक नियोजन किसका विषय है, समवर्ती सूची में। देख लीजिए, समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि इसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया है। 1 जनवरी 2015 से इसके स्थान पर नीति आयोग स्थापित है। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। अभी देख के आ रहे हैं किस सूची में सम्मिलित है, ये समवर्ती सूची में सम्मिलित है। अगला प्रश्न है, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। ऑप्शंस क्या है, केंद्र सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, उद्घोषिका। उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जानवरों के प्रति क्रूरता किस अनुसूची में है, समवर्ती सूची में, प्रविष्ट संख्या 17 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। ऑप्शंस क्या है, पुलिस, रेडियो और टेलीविजन, आपराधिक मामले, विदेशी मामले। तो समवर्ती सूची का विषय कौन है, आपराधिक मामले। ध्यान दीजिएगा कि पुलिस राज्य सूची में और विदेशी मामले तथा रेडियो टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में, जबकि आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। इसमें है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि। तो संविधान की समवर्ती सूची में क्या है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। यह ध्यान देना है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला है, भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आते हैं। पहला है इसमें स्टेटमेंट, वन्य जीवों की सुरक्षा। दूसरा है कृषि पर आय। तीसरा है विद्युत उपभोग तथा बिक्री पर कर। चौथा है मूल्य नियंत्रण। तो हमसे पूछा है कौन से समवर्ती सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में केवल 1 और 4 आता है। ध्यान दीजिएगा, वन्य जीव, जंतुओं तथा पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची, कृषि पर आय राज्य सूची, विद्युत के उपभोग तथा बिक्री पर कर राज्य सूची, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। पहला, व्यापार एवं वाणिज्य, सामानों में मिलावट, उत्तराधिकार। कौन से सही उत्तर हैं। तो सही उत्तर इसका क्या है, सामान में मिलावट और उत्तराधिकार। ये किससे संबंधित है, समवर्ती सूची से। देख लेते हैं इसको भी। खाद्य पदार्थों और अन्य माल सामानों का अपमिश्रण या मिलावट प्रविष्टि 18 के तहत उत्तराधिकार, प्रविष्टि 5 के तहत तथा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत समवर्ती सूची में शामिल है। अंतरराज्यिक व्यापार और वाणिज्य संघ सूची के प्रविष्ट 42 में है, जबकि राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य समवर्ती सूची की प्रविष्ट 33 के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सूची के तहत प्रविष्ट 26 में है। इतना आपको नहीं याद रखना, बस कौन सा विषय किसमें है ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, दल बदल विरोध और 10वीं अनुसूची। पूछा क्या है, सही सुमेलित नहीं है। तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची के तहत है। ठीक है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। ऑप्शंस क्या है, कृषि, पुलिस, शिक्षा, रक्षा। तो समवर्ती सूची का विषय कौन है, शिक्षा है। कृषि राज्य सूची, पुलिस राज्य सूची, रक्षा संघ सूची। ध्यान दीजिएगा, जो शिक्षा है ना, संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 57 द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाला गया शिक्षा को। ठीक है, आगे शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शंस क्या है, 24वां संविधान संशोधन, 42वां,
25वां, 44वां। तो किस संविधान संशोधन द्वारा? 42वां संशोधन 1976 द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची में समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो किससे किया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। पढ़ लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में प्रविष्ट 17 के तहत अंतः स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय और संबंधित सूची के बारे में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? वन समवर्ती सूची सही सुमेलित है। शेयर बाजार समवर्ती सूची नहीं, ये संघ सूची का विषय है, तो ये गलत है। आगे डाकघर बचत बैंक संघीय सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला है कि इधर सूची दी गई से इधर विषय दिए गए हैं। केंद्र सूची, जनगणना, राज्य सूची, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट अंतरिक्ष अनुसंधान। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3, 1, 4, 2। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ऑप्शंस क्या है? बैंकिंग, जनगणना, बीमा, गैस। तो संघ सूची का हमसे पूछ रहा है, तो कौन सा उल्लेख नहीं है? गैस। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि विकल्पों में दिए गए विषयों में से बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। आगे ध्यान दीजिए, उल्लेखनीय है गैस और गैस संकर्म तथा प्राकृतिक गैस के विक्रय पर राज्य सूची में शामिल है, जबकि भारत में विनिर्मित या उत्पादित प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस क्या है? रेलवे, रक्षा, वैदेशिक मामले, कृषि। तो कौन सा संघ सूची से संबंधित नहीं है? कृषि संबंधित नहीं है। कृषि किस सूची का है? तो ये राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में किसका उल्लेख है? ऑप्शंस क्या है? शिक्षा, रेलवे, पुलिस, विद्युत, वन। तो किसका उल्लेख है राज्य सूची में? रेलवे पुलिस का। अगला है, पहले इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा कि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ राज्य का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग तथा विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है। रेलवे पुलिस की बात की जाए तो राज्य सूची, रेलवे की बात की जाए तो संघ सूची। आगे है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? ऑप्शंस क्या है? रेलवे पुलिस, निगम कर, जनगणना, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। तो कौन राज्य सूची में है? रेलवे पुलिस। अगला प्रश्न है, पंचायती राज विषय पर निम्नलिखित में से किस सूची में उल्लिखित है? मतलब पंचायती राज का उल्लेख किस में है? तो ऑप्शंस क्या है? संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, अवशिष्ट सूची। तो पंचायती राज्य सूची का विषय है। राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd समवर्ती सूची में शामिल है? पहला है दंड प्रक्रिया, दूसरा है कारागार, तीसरा है पुलिस, चौथा है लोक व्यवस्था। तो कौन सा शामिल है समवर्ती सूची में? दंड प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। सूची 1 केंद्र सूची में? नहीं। सूची 2 राज्य सूची में? नहीं। सूची 3 समवर्ती सूची में? ये सही है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। विवाह विच्छेद और गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? ऑप्शंस क्या है? सूची 1 प्रविष्टि 72, सूची 2 प्रविष्टि 37, सूची 2 प्रविष्टि 27, सूची 3rd प्रविष्टि 32। तो किसका किसका संबंध है? सूची 1 प्रविष्टि 72 और सूची 2 प्रविष्टि 37 से। इसको ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग, तथा सूची 2 में राज्य सूची की प्रविष्टि 37 में संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। अगला प्रश्न है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शंस क्या है? 6ठी अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो किसमें उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन कर का विषय है, का अधीन एक विषय है। दूसरा है, अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक विषय है। तीसरा है, अंतर्राज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक संघ का विषय है। चौथा है, निगम कर
राज्य सूची के अधीन राज्य सूची का विषय है। तो इसका सही हमसे पूछा तो सही हो जाएगा ये संघ का विषय, अंतर्राज्यीय संघरोध संघ सूची। और व्यापार वाणिज्य राज्य सूची की जगह संघ सूची का विषय है। और अंतर्राज्यीय प्रवासन ये भी संघ सूची का विषय है। और ये निगम कर राज्य सूची का नहीं बल्कि संघ सूची का विषय है। अगला प्रश्न है भूमि सुधार विषयों के अंतर्गत है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो भूमि सुधार किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपका राज्य सूची से। अगला प्रश्न है किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। तो प्रधानमंत्री कौन थे उस टाइम? जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि पहला संविधान संशोधन ही है। आगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूरा स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में वर्ष 1991 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधि मान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंतः स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। उसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इस अनुसूची में कतिपय अन्य विशिष्ट अधिनियमों को शामिल कर उन्हें भी संवैधानिक वैधता प्रदान की गई। अगला प्रश्न है राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया। किसमें सम्मिलित किया? अभी पढ़ के आ रहे हैं 9वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। दूसरा है 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई भी निर्णय नहीं किया जा सकता। ये गलत है, पहला सही है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? केवल एक। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत या उसको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। ठीक है, ये 31 ख के अंतर्गत कहा गया था। किससे ये 31 ख जोड़ा किससे गया है? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। आगे देखिएगा किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोयल्हो बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई किंतु यह न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारतीवाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वह अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबिंबित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 अनुच्छेद 21, 14, 19। आगे कोयहलो केस भारत के संविधान के किस अनुसूची से संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। कब का है ये है 2007 का। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है? ऑप्शन क्या है? दूसरी, 8वीं, 5वीं, 10वीं। तो किसी में है दल बदल? ये है 10वीं में, 52वां संविधान संशोधन 1985। ये ध्यान रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन 1985। आगे है इसी में ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। ये कितना हो सकता है? ये 15% हो सकता है, मतलब मंत्रिपरिषद का आकार। अगला है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? भारत की राष्ट्रीय भाषा से, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से, न्यायिक पुनरावलोकन से, दल बदल विरोधी कानून से। तो 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून। 60 क्या है? भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे है? दल बदल विरोधी प्रतिरोधी विधायन से। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची। अगला है संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंध से, पंचायती राज्य से, भ्रष्टाचार निवारण से। तो 11वीं अनुसूची पूछ रहा पंचायती राज्य से। ध्यान दीजिएगा कि संविधान में 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। इसमें कुल 29 विषय जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि शामिल किए गए हैं, जिनके संदर्भ में राज्य विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को योजनाएं बनाने तथा उनके क्रियान्वयन हेतु शक्तियां, अधिकार एवं उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं।
और जो नगर पालिका वाला है उसमें वो 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है और उसमें विषय की संख्या है 18। आगे ध्यान दीजिएगा, पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किस अनुसूची में है? अभी पढ़ के आ रहे हैं हम, किस में है? 11वीं अनुसूची में पंचायतों की बात। आगे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ऑप्शंस क्या हैं? 22, 29, 24, 32। तो कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगर भारतीय संविधान की 11वीं सूची में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 12वीं में कितने विषय हैं, तो 12वीं में हो जाएंगे 18 विषय। किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। इस तरह आज का टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।